आज हमारे पास टिम फेरिस की किताब द 4 आवर बॉडी और उससे जुड़े कुछ रिसर्च स्रोत हैं। हमारा मिशन है, यूं समझें कि शरीर को बदलने के कोड को क्रैक करना। और हम यहाँ घंटों जिम में पसीना बहाने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन छोटे छोटे लीवर्स को ढूंढने की बात कर रहे हैं जिन्हें दबाकर कम से कम मेहनत में बड़े बदलाव लाए जा सकें। बिल्कुल, जिसे बॉडी रिकॉम्पोजिशन भी कहते हैं। हाँ, फैट घटाना और मसल बढ़ाना, वो भी एक ही समय में। सही। और इन सभी स्रोतों का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो है मिनिमम इफेक्टिव डोज का सिद्धांत। मतलब वो सबसे छोटी खुराक जो मनचाहा नतीजा दे सके। तो आज हम शरीर को एक मशीन की तरह देखने वाले हैं और इसी सिद्धांत से इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये सोच ही अपने आप में मतलब बहुत अलग है। हम अक्सर मानते हैं कि ज्यादा मतलब बेहतर। हाँ, हमेशा यही लगता है। लेकिन ये स्रोत कहते हैं कि सही चीज सही समय पर और सही मात्रा में करना ज्यादा जरूरी है। तो आज हम इसी सिस्टम के 4 सबसे जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। ठीक है। पहला और सबसे बड़ा लीवर है डाइट, फिर आता है एक्सरसाइज का स्मार्ट तरीका, उसके बाद कुछ बूस्टर्स जैसे सप्लीमेंट्स और तापमान का खेल। तापमान का खेल, ये दिलचस्प है। हाँ, और आखिर में सबसे जरूरी, इस सब की प्रगति को सही तरीके से मापना कैसे है। चलिए, तो फिर सबसे बड़े लीवर से ही शुरू करते हैं, डाइट। इन सोर्सेज में एक स्लो कार्ब डाइट पर बहुत जोर दिया गया है। बहुत ज्यादा। और कमाल की बात यह है कि इसके बस 5 सिंपल से नियम हैं। बस 5? हाँ। पहला नियम है, किसी भी तरह के सफेद कार्बोहाइड्रेट से बचना है। मतलब ब्रेड, चावल, पास्ता, आलू, ये सब भूल जाना है। और इसके पीछे एक ही कारण है, इंसुलिन नाम के हार्मोन को कंट्रोल करना। सफेद कार्ब्स क्या करते हैं, वो हमारे ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं। अच्छा। जिससे शरीर में इंसुलिन का समझिए एक सैलाब आ जाता है। और इंसुलिन फैट जमा करने का सबसे बड़ा सिग्नल है। तो नियम 1 का सीधा मतलब है, फैट स्टोरेज के स्विच को बंद कर दो। ठीक है, ये समझ में आया। नियम 2 कहता है कि एक जैसे कुछ ही मील्स बार बार खाएं। हर मील में 3 चीजें जरूरी हैं। प्रोटीन जैसे अंडे, चिकन, बीफ। फिर दालें जैसे बीन्स, मसूर और जितनी चाहें उतनी सब्जियां। मतलब खाने में बहुत ज्यादा वैरायटी रखने की जरूरत नहीं है। सही। रोज एक जैसा खाना। मैं सोच रही थी कि ये मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। सुबह नाश्ते में अंडे ठीक है, पर हर रोज लंच में दाल और चिकन, शायद यहीं पर असली अनुशासन की जरूरत पड़ती है। ये सुनने में मुश्किल लग सकता है, पर स्रोत कहते हैं कि ज्यादातर लोग वैसे भी अपने लंच या ब्रेकफास्ट में बहुत वैरायटी नहीं रखते। ये बात तो है। और इसका एक फायदा भी है, जब आपको सोचना नहीं पड़ता कि क्या खाना है, तो गलती करने की गुंजाइश कम हो जाती है। वो बस एक आदत बन जाती है। अच्छा पॉइंट है। नियम 3 है, कैलोरी वाली ड्रिंक्स नहीं पीनी है। सिर्फ पानी, बिना चीनी की चाय या कॉफी, दूध, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक सब बंद। सब? दूध भी? मुझे लगा था दूध तो सेहतमंद होता है। यहीं पर एक दिलचस्प बात है, दूध का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब ब्लड शुगर बढ़ाने की रफ्तार, वो तो कम होती है। हाँ। लेकिन ये शरीर में इंसुलिन को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। और जैसा हमने बात की, हमारा पूरा खेल इंसुलिन को शांत रखने का है। अच्छा, तो ये वजह है। और चौथा नियम तो सबसे चौंकाने वाला है, फल नहीं खाना है। हाँ, ये सुनकर सबको हैरानी होती है। हमें तो हमेशा सिखाया गया है कि फल सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो क्या ये भी उसी इंसुलिन को कंट्रोल करने वाले सिद्धांत का हिस्सा है? बिल्कुल। फलों में होती है फ्रक्टोज नाम की शुगर, जो लिवर में सीधे फैट में बदल सकती है और इंसुलिन को भी प्रभावित करती है। इसलिए हफ्ते के 6 दिन इसे पूरी तरह से बंद करने की सलाह दी गई है। हालांकि टमाटर और एवोकाडो, जिन्हें हम सब्जी मानते हैं पर वो असल में फल हैं, उन्हें थोड़ी मात्रा में खाने की इजाजत है। और अब आता है 5वां और शायद सबसे पसंदीदा नियम, हफ्ते में 1 दिन की पूरी छुट्टी। सबका फेवरेट। हाँ, इसे चीट डे कहा गया है। इस दिन आप जो चाहें, जितना चाहें खा पी सकते हैं। 1 मिनट, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इससे हफ्ते भर की मेहनत पर पानी नहीं फिर जाता? ये सवाल बहुत वाजिब है। बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो अनुशासन तोड़ने जैसा है। बिल्कुल, लेकिन इस चीट डे के पीछे सिर्फ मानसिक राहत नहीं, बल्कि गहरा विज्ञान है। जब हम लगातार कैलोरी कम करते हैं, तो हमारा शरीर इसे एक तरह से भूखमरी का सिग्नल समझता है और अपना मेटाबॉलिज्म यानी कैलोरी जलाने की रफ्तार धीमी कर देता है। हफ्ते में 1 दिन जमकर कैलोरी खाने से शरीर को सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है, भूखमरी नहीं है, और वो मेटाबॉलिज्म को फिर से तेज कर देता है। अरे वाह! तो ये एक तरह से सिस्टम को रीसेट करने का बटन है, जो फैट लॉस की प्रक्रिया को रोकने नहीं देता। वाह!
तो चीट डे सिर्फ एक ट्रीट नहीं बल्कि इस सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। तो स्लो कार्ब डाइट से हमने फैट जमा होने के प्रोसेस को धीमा कर दिया। सही। लेकिन जो फैट पहले से जमा है उसे जलाने का सबसे तेज तरीका क्या है? यहीं पर एक्सरसाइज का रोल आता है, लेकिन शायद वैसे नहीं जैसा हम सोचते हैं। बिल्कुल, यहाँ भी वही मिनिमम इफेक्टिव डोज का सिद्धांत लागू होता है। आपको रोज घंटों कार्डियो करने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करना है? स्रोत एक बहुत ही खास एक्सरसाइज पर जोर देते हैं, रशियन केटलबेल स्विंग। हाँ, केटलबेल स्विंग। एक उदाहरण ट्रेसी नाम की महिला का दिया गया है, जिन्होंने हफ्ते में सिर्फ 2 बार 15-20 मिनट ये एक्सरसाइज करके 100 पाउंड से ज्यादा वजन कम किया। 100 पाउंड से ज्यादा? सिर्फ एक एक्सरसाइज। ये तो मतलब अविश्वसनीय लगता है। ये इसलिए इतना असरदार है क्योंकि ये हमारे शरीर की पोस्टीरियर चेन पर काम करती है। पोस्टीरियर चेन, ये क्या होता है? ये एक फैंसी नाम है हमारी पीठ के निचले हिस्से, ग्लूट्स मतलब हिप्स की मांसपेशियां, और हैमस्ट्रिंग्स यानी जांघों के पीछे की मांसपेशियों के लिए। अच्छा। ये हमारे शरीर के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली मसल ग्रुप्स हैं। जब आप इन्हें एक साथ ट्रेन करते हैं तो आपका शरीर एक फैट बर्निंग मशीन बन जाता है। वाह। इससे ना सिर्फ बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न होती है बल्कि पोस्चर भी सुधरता है। और इसे करना कितना है? क्या इसके लिए भी कोई मिनिमम डोज है? हाँ, सलाह है कि हफ्ते में 2 या 3 बार कुल 75 रेप्स किए जाएं। बस 75? हाँ, अगर आप एक बार में 75 नहीं कर सकते तो 10-15 रेप्स के छोटे छोटे सेट में करें, हर सेट के बीच 1 मिनट का आराम लेकर। लक्ष्य है कम समय में ज्यादा से ज्यादा असर। ठीक है, केटलबेल स्विंग फैट लॉस के लिए एक शॉर्टकट जैसा लगता है, लेकिन मसल बनाने के लिए तो मैंने हमेशा सुना है कि हफ्तों और महीनों तक जिम में पसीना बहाना पड़ता है। क्या यहाँ भी कोई ऐसा ही मिनिमम डोज वाला तरीका है? बिल्कुल है, और इसे ऑकम्स प्रोटोकॉल कहा गया है। ऑकम्स प्रोटोकॉल, ये नाम थोड़ा अजीब है। क्या इसका मतलब ये है कि ये मसल बनाने का सबसे सीधा और सरल तरीका है, ठीक ऑकम रेजर के सिद्धांत की तरह? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ऑकम्स रेजर का सिद्धांत यही कहता है कि सबसे सरल समाधान ही अक्सर सबसे अच्छा होता है। ये प्रोटोकॉल भी यही करता है। ये मसल बनाने की प्रक्रिया से सारी गैर जरूरी चीजें हटा देता है। इसमें हफ्ते में सिर्फ 2 वर्कआउट होते हैं, ए और बी, जिन्हें बारी बारी से किया जाता है। सिर्फ 2? हाँ, और हर वर्कआउट में 30 मिनट से भी कम लगते हैं। सिर्फ 30 मिनट से कम? और वर्कआउट कैसे होते हैं? वर्कआउट ए में पुल डाउन और शोल्डर प्रेस जैसी कुछ एक्सरसाइज हैं, और वर्कआउट बी में बेंच प्रेस और लेग प्रेस जैसी। ओके। हर एक्सरसाइज का सिर्फ 1 सेट करना होता है, लेकिन एक खास तरीके से। वजन को बहुत धीरे धीरे उठाना है, 5 सेकंड ऊपर ले जाने में और 5 सेकंड नीचे लाने में। 5 सेकंड ऊपर, 5 सेकंड नीचे। हाँ, और सबसे जरूरी बात, हर वर्कआउट के बीच में कम से कम 2 से 4 दिन का पूरा आराम लेना है। इतना ज्यादा आराम? ज्यादातर लोग तो सोचते हैं कि रोज जिम जाने से जल्दी मसल बनती है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। मसल्स जिम में नहीं बल्कि आराम के दौरान बनती हैं। अच्छा। जब आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी मसल्स को रिकवर होने और पहले से ज्यादा मजबूत बनने के लिए समय चाहिए होता है। अगर आप उन्हें ये समय नहीं देंगे तो आप असल में उनकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। ये प्रोटोकॉल शरीर को ठीक होने और सुपर कॉम्पेंसेट करने का पूरा मौका देता है। ये मात्रा के ऊपर गुणवत्ता को चुनने जैसा है। तो हमने डाइट से फैट स्टोरेज रोका, एक्सरसाइज से फैट बर्न किया और मसल बनाए। अब इन स्रोतों में कुछ और दिलचस्प चीजों का जिक्र है जिन्हें शायद इस सिस्टम का एक्सेलरेटर या बूस्टर कहा जा सकता है। हाँ, ये वो चीजें हैं जो नतीजों को और तेज कर सकती हैं। इसमें सबसे पहले आता है सप्लीमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन, जिसे एक्रोनिम PAGG से जाना जाता है। पैग, PAGG, ये क्या है? तो P से पॉलीकोसेनोल, A से अल्फा लिपोइक एसिड, G से ग्रीन टी फ्लेवोनोल्स और आखिरी G से गार्लिक एक्सट्रैक्ट यानी लहसुन का अर्क। ये नाम तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं। नाम भले ही कॉम्प्लिकेटेड हो, काम बहुत सीधा है। ये चारों सप्लीमेंट मिलकर फिर से उसी एक चीज पर काम करते हैं, इंसुलिन मैनेजमेंट और फैट सेल्स पर सीधा असर। ओके। जैसे अल्फा लिपोइक एसिड, जिसे ALA भी कहते हैं, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स को फैट की जगह मसल्स में भेजने में मदद करता है। अच्छा। और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मेटाबॉलिज्म को थोड़ा तेज करता है। ये सब मिलकर शरीर को फैट बर्न करने के लिए और बेहतर बनाते हैं। और सप्लीमेंट्स के अलावा एक और बहुत ही अनोखा तरीका है, इसे आइस एज कहा गया है। इसमें ठंडे पानी से नहाने या शरीर के कुछ हिस्सों पर आइस पैक रखने की बात है, बर्फ से फैट बर्न करना। हाँ, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है
क्या आप कह रहे हैं कि सिर्फ ठंडे पानी से नहाकर या आइस पैक लगाकर हम असल में ज्यादा कैलोरी जला सकते हैं? ये कैसे काम करता है? ये सुनने में जितना अजीब लगता है, इसके पीछे का विज्ञान उतना ही फैसिनेटिंग है। हमारे शरीर में 2 तरह के फैट होते हैं। एक है सफेद फैट जो एनर्जी स्टोर करता है, समझिए ये हमारे शरीर का स्टोरेज रूम है। ठीक है। दूसरा है ब्राउन एडिपोज टिश्यू या BAT, जो एक भट्टी की तरह है। जब शरीर को ठंड लगती है तो ये भट्टी चालू हो जाती है और गर्मी पैदा करने के लिए स्टोरेज रूम वाले सफेद फैट को ईंधन की तरह जलाती है। अच्छा। आइस एज तकनीक इसी भट्टी को जबरदस्ती चालू करने का एक तरीका है। मतलब हम अपने शरीर के थर्मोस्टेट के साथ खेलकर अतिरिक्त कैलोरीज जला रहे हैं। ये सच में कमाल है। बिल्कुल। तो ठीक है, हमने डाइट, एक्सरसाइज और बूस्टर इन सभी लीवर्स को खींच लिया है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि मशीन सही दिशा में जा रही है? बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत साफ कहते हैं कि सिर्फ वजन नापने वाली मशीन पर भरोसा करना एक बड़ी गलती है। बहुत बड़ी गलती, क्योंकि हो सकता है कि आपका वजन उतना ही रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आपने 2 किलो फैट घटाया हो और 2 किलो मसल बढ़ा ली हो। सही बात है। वजन की मशीन ये कहानी नहीं बताएगी, इसलिए बॉडी फैट प्रतिशत मापना ज्यादा सटीक तस्वीर देता है। और इसके कई तरीके हैं जिन्हें हम 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। और वो 2 श्रेणियां क्या है? पहली श्रेणी है घर पर किए जा सकने वाले और किफायती तरीके। इसमें सबसे आम है स्किन फोल्ड कैलिपर्स। अच्छा, वो जो पिंच करते हैं। हाँ वही। ये एक छोटा सा टूल है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों पर त्वचा के नीचे की फैट की परत की मोटाई मापता है। ये बहुत सस्ता है, लेकिन इसकी सटीकता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसे कितनी कुशलता से इस्तेमाल करते हैं। मतलब इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। और कोई तरीका है जो घर पे किया जा सके? हाँ, दूसरा है बॉडी सर्कमफेरेंस मेजरमेंट। इसमें आप एक मेजरिंग टेप से शरीर के कुछ हिस्सों जैसे गर्दन, कमर और कूल्हों का नाप लेते हैं और फिर एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके बॉडी फैट का अनुमान लगाते हैं। ये तो आसान लगता है। बहुत आसान है, लेकिन हर किसी के शरीर का आकार अलग होता है, इसलिए ये हमेशा 100% सटीक नहीं होता। पर हाँ, प्रगति को ट्रैक करने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। ठीक है, तो ये तो हुए घर वाले तरीके। और वो दूसरी श्रेणी क्या है जो शायद ज्यादा सटीक हो? दूसरी श्रेणी है लैब में होने वाले ज्यादा सटीक तरीके। ये थोड़े महंगे होते हैं और आसानी से उपलब्ध नहीं होते, लेकिन इनके नतीजे गोल्ड स्टैंडर्ड माने जाते हैं। अच्छा। इसमें सबसे मशहूर है DXA स्कैन। ये एक्सरे तकनीक का इस्तेमाल करता है और ना सिर्फ फैट बल्कि मसल्स और हड्डियों का भी बहुत विस्तृत ब्यौरा देता है। DXA स्कैन, ये तो काफी हाईटेक लगता है। इसके अलावा भी कुछ है? हाँ, 2 और हैं। एक है हाइड्रोस्टैटिक वेइंग, जिसमें आपको पानी के एक टैंक के अंदर तौला जाता है। पानी के अंदर? हाँ, शरीर के घनत्व के आधार पर ये बॉडी फैट का पता लगाता है। और दूसरा है बॉड पॉड, जो एक अंडे जैसे दिखने वाले चेंबर में हवा के दबाव का उपयोग करके शरीर की डेंसिटी मापता है। ये दोनों भी बहुत सटीक हैं। तो इतने सारे तरीकों में से कौन सा चुनना चाहिए? मेरी सलाह ये होगी कि आप कोई भी एक तरीका चुनें, चाहे वो सस्ता वाला मेजरिंग टेप हो या महंगा DXA स्कैन, और फिर उसी पर टिके रहें। सबसे जरूरी है निरंतरता, और हर बार एक ही जैसी परिस्थितियों में माप लें, जैसे सुबह उठकर खाली पेट। तभी आप अपनी प्रगति को सही ढंग से ट्रैक कर पाएंगे। तो आज हमने जो भी बातें की उनका सार ये है कि शरीर को बदलने के लिए घंटों की अंधी मेहनत के बजाय स्मार्ट और लक्षित तरीकों की जरूरत होती है। ये शरीर के ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने जैसा है। बिल्कुल। स्लो कार्ब डाइट के 5 नियम इंसुलिन को कंट्रोल करते हैं। हफ्ते में बस 2 बार की केटलबेल स्विंग पूरे शरीर को एक फैट बर्निंग मशीन बना देती है, और पैक जैसे सप्लीमेंट्स इस प्रक्रिया को तेज करते हैं। और इन सभी तरीकों के मूल में एक ही विचार है, शरीर को छोटे लेकिन शक्तिशाली सिग्नल देना, ताकि वो मनचाहे तरीके से प्रतिक्रिया दे। ये मात्रा के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना है, कम में ज्यादा। यहाँ एक विचार छोड़ने लायक है। ये स्रोत बताते हैं कि हमारा शरीर लंबे धीमे प्रयासों की तुलना में छोटे तीव्र संकेतों पर बेहतर प्रतिक्रिया देता है ना? हाँ। तो क्या ये मिनिमम इफेक्टिव डोज का सिद्धांत सिर्फ हमारे शरीर पर ही लागू होता है, या जीवन के दूसरे क्षेत्रों जैसे कुछ नया सीखना, काम में प्रोडक्टिव होना, या यहाँ तक कि रिश्ते बनाने पर भी लागू हो सकता है? अच्छा सवाल है। क्या हर जगह ऐसे लीवर्स मौजूद हैं जिन्हें पहचान कर हम कम कोशिश में बेहतर नतीजे पा सकते हैं? सोचने वाली बात है।